हेलो गाइस, आज हम लोग एक और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली पोलियो पोलियो के नाम से जानते हैं। और हम लोग पोलियो बचपन में तो पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पी रखा है। ठीक है, तो हम लोग जनरली उसे पोलियो पोलियो के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, पोलियोमाइलाइटिस होती क्या और कैसे होती है, क्या इसके कॉज हैं, क्या इसके टाइप्स है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो हम लोग आज सब इसके बारे में वन बाई वन देखेंगे और एक प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं आज पोलियोमाइलाइटिस के बारे में। तो कॉमनली इसे नोन मतलब किस नाम से जाना जाता है? पोलियो के नाम से जाना जाता है। ये एक्यूट वायरल डिजीज है, ध्यान रखिएगा, ये वायरल डिजीज है, एक्यूट वायरल डिजीज है और आरएनए वायरस से होती है। हम लोगों ने सुन भी रखा होगा कि पहले पोलियो मतलब पहले मतलब अब तो हम लोग पोलियो के केसेस नहीं देखते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पोलियो मतलब होते थे और एक गाँव का गाँव में मतलब पूरा इन्फेक्शन फैल जाता था। प्राइमरी इन्फेक्शन ये जो एलिमेंट्री कैनाल से इन्फेक्शन शुरू होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होने का मतलब कि ये हमारे ओरोफिकल से होगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन वगैरह से तो रिलेटेड, तो यानी हमारे खाने पीने वाली चीज़ों से ये होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इन्फेक्ट करती है सीएनएस को, हमारे न्यूरोलॉजी सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। इन्फेक्शन कॉज 1% ऑफ केसेज वेरिंग डिग्री ऑफ पैरालिसिस। सिर्फ मतलब इसमें क्या होता है ना कि अगर किसी को पैरालिसिस इन्फेक्ट किया तो ऐसा नहीं है कि पोलियो वायरस किसी को इन्फेक्ट किया तो ऐसा नहीं है कि सब के सब इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे, सबको पैरालिसिस हो जाएगी, नहीं। इसे पैरालिसिस भी बहुत वेरियस डिग्री की होती है। मतलब 1% ही इसमें केस हो पाता है कि जो कि मतलब जिनको पैरालिसिस हो जाए और डेथ हो जाए, मतलब बहुत ही कम लोगों को होता है। ठीक है, ये बहुत ही इसका इन्फेक्शन का जो मतलब रूट है, ओरोफिकल रूट है, ये बहुत ही कम लोगों की होती है। और पैरालिसिस तो बहुत ही मतलब 1% केस है, जितना भी केस हुआ है उसमें से सिर्फ 1% ही लोग हैं जिनको पैरालिसिस जैसी कंडीशन हुई है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या है? पोलियो वायरस है। ठीक है, और ये आरएनए वायरस है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ये हमारे डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को अभी हम लोगों ने देखा ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ये 3 टाइप ऑफ पोलियो वायरस होते हैं, 1 2 3। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है पोलियो वायरस 1। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट करता है पोलियो वायरस 1। अब इसका टाइप्स ऑफ पोलियो देख लेते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ पोलियो होते हैं। ठीक है, पहला है एबॉटिक, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक। तो समझ में आ रहा है कि एबॉटिक मतलब अभी शुरुआत वाली केस है जिसमें फ्लू लाइक कंडीशन होती है, यानी मतलब हमें वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, फीवर होगा, फैटिक होगा, मतलब वो सारी कंडीशन होगी जैसे कि फ्लू में होता है। ठीक है, फ्लू मतलब फ्लू जो इन्फेक्शन होता है उसमें सारी जो चीज़ें होती है, सोर थ्रोट होता है, वोमिटिंग होती है, नोजिया होती है, हेडेक होता है, फीवर होता है, वो सारे साइन और सिम्टम्स आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटेस्टाइन इफेक्ट होगा, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और ओरोफिकल रूट से जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे सोर थ्रोट्स वगैरह मतलब फेरिंग्स वगैरह को भी इफेक्ट करता है, तो सोर थ्रोट वगैरह हो सकती है। तो ये एबॉटिक में क्या होता है? फ्लू लाइक कंडीशन होती है, जो भी सिम्टम्स आएगी, जो फ्लू में सिम्टम्स आती है वही सिम्टम्स आएगी। ठीक है, फ्लू भी एक वायरल डिजीज है, वायरस से होती है और इसमें कॉमन सारे वही सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स इसमें आते हैं। ठीक है, ये हमारे सिर्फ इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता इस एबॉटिक पोलियोमाइलाइटिस में। ठीक है, ओनली लास्ट फॉर फ्यू डेज, ये कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ वीक के लिए हो सकता है। ठीक है, इसमें फैटिक, इसमें थकान महसूस होगी, फीवर होगा, वहीं नॉर्मल जो चीज़ें वोमिटिंग या फिर सोर थ्रोट, डायरिया हो सकता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड। ठीक है, नॉन पैरालिटिक यानी वैसा पोलियो होगा जिसमें मतलब पैरालिसिस नहीं होगी। ठीक है, पैरालिसिस नहीं होगी लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी। ठीक है, आप समझ लो, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती थी। लेकिन इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये इसमें हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन पैरालिसिस नहीं होगा, लेकिन पैरालिसिस नहीं होगा, समझ रहे हो? ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, इसमें मेनिंजाइटिस होगी। ठीक है, हमारे ब्रेन का जो स्वेलअप होगा, हमारा ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, देखो स्वेलिंग अराउंड ब्रेन के अराउंड स्वेलिंग हो जाएगी। मे रिक्वायर टू स्टे इन द हॉस्पिटल, हो सकता है कि हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाए क्योंकि इसमें नेक स्टिफनेस वगैरह हो जाती है, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी इफेक्ट करेगा। तो ये नेक स्टिफनेस हो जाएगी, पेन हो जाएगा, आर्म्स और लेग्स में, लिम्स वगैरह में पेन होना शुरू हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू लाइट, हमारे ब्रेन में ऐसा लगेगा कि हमें हल्का सा महसूस है, मतलब हेडेक जैसी होगी। ठीक है,
और ये सारे सिम्टम्स आएंगे, पेन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू लाइट, नेक स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक है। और पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस का मतलब हो गया कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी, हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करेगी और हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करेगी, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी और इसमें पैरालिसिस भी होगा, इसमें पैरालिसिस भी होगा, ठीक है। तो पोलियो वायरस अटैक इसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगी, पहले तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, देन आफ्टर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करेगी, पैरालिसिस होगी, इसमें मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। अलाउ ब्रेथ, अब क्या क्या होगा कि इसमें जो मसल्स की पैरालिसिस होगी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिम्स का ही मसल्स पैरालाइज हो, ठीक है। लिम्स का तो मसल्स पैरालाइज होगा, हमारे हाथ पैर के मसल्स पैरालाइज होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम सांस लेते हैं लंग्स से, ठीक है, हम बोलते हैं, हमारे पास वो वॉइस बॉक्स है ना जिसको लेरिंज बोलते हैं, तो हम बोलते हैं, हम स्वेलअप करते हैं, तो वहाँ की भी मसल्स सारी मतलब पैरालाइज हो जाएंगी, ठीक है। यानी मतलब हम ब्रेथ, लंग्स भी हमारा पैरालाइज हो सकता है, हम स्वेलिंग करते हैं वहाँ पे जो भी मसल्स वो भी पैरालाइज हो सकते हैं, हम बोलते हैं वो भी मसल्स पैरालाइज हो सकती है, ठीक है। लिम्स की भी मसल डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट इससे अफेक्टेड हो रहा है, यानी हमारे ब्रेन में कौन सी पार्ट इससे अफेक्टेड हो रही है, ठीक है। सिर्फ 1% ही, अभी हम लोग पीछे भी देखा, 1% से कम ही लोग हैं जो कि पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस के केस में जाते हैं, ये सीवियर कंडीशन हो जाती है। सेंसिटिविटी टू टच मसल्स स्पाजम, इसमें बहुत ही सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब जिस व्यक्ति को होता है वो टच करना मतलब नहीं जाएगा और मसल्स स्पाजम हो जाएगी, ठीक है, मसल्स पेन वगैरह होगी, मसल्स स्टिफनेस हो जाएगी पैरालिसिस केस। कैन नॉट मूव लिम्स, इसमें अपने लिम्स को मूव नहीं कर सकता क्योंकि अब तो उसकी लिम्स पैरालाइज हो चुकी है। हार्ड टू ब्रेथ करने में भी उसे बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि ये लंग्स के मसल्स को भी ये क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है, स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो इसका साइन और सिम्टम्स तो यही हो सकता है कि वो अब लिम्स को मूव नहीं कर सकता, डिस्पेजिया हो सकती है, स्वेलिंग नहीं कर सकता है, डिस्पिनिया हो सकती है, ब्रेथ नहीं ले सकता है, ठीक है, उसका हेडेक हो सकता है ब्रेन में क्योंकि इन्फेक्शन हो रही है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है, ठीक है, और मसल्स वगैरह में पेन भी हो सकता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में हम 3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का ट्रायड्स होता है जिसमें एजेंट होते हैं, होस्ट होते हैं और एनवायरनमेंट होता है, ये तीनों चीज़ से मिलकर एपिडेमियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। तो एजेंट कौन सा, पोलियो वायरस हो गया जो कि आरएनए वायरस है, ठीक है। होस्ट में क्या होगा कि होस्ट में इसमें खुद बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, 3 साल से कम बच्चे, और ज़्यादातर मेल इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या हो गया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हो गया क्योंकि ओरोफिकल है तो फूड और वाटर कंटामिनेटेड लेने से होती है, ठीक है। 200 में से एक ही केस है जिसको इरिवर्सिबल पैरालिसिस होती है, यानी बहुत ही कम लोगों को होती है इरिवर्सिबल पैरालिसिस की, मतलब अगर उनको पैरालिसिस होगी तो वो ठीक नहीं होगी। 200 में से एक ही लोग को ऐसा होता है। अगर 200 लोगों को पैरालिसिस हुआ है तो उसमें एक लोग ऐसे होंगे जिनको इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब पैरालिसिस होगी तो वो ठीक नहीं होगी 200 केसेज में से, ठीक है। अब इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी डिजीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी होती है। द वायरस रेप्लिकेट इन द ओरोफेन, अब क्या होगा कि वायरस जा कैसे रहा है हमारे शरीर में, तो हम लोग देख रहे हैं कि ओरोफेरेंजियल जगह, ठीक है, हम कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं उससे जा रहा है, ठीक है, ये वायरस हमारे अंदर कुछ हम खा रहे हैं ले रहे हैं उससे जा रहा है हमारे अंदर, तो ये हमारे जो भी वहाँ पे म्यूकोसा होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होगा, ओरोफेरेंजियल म्यूकोसा होगा, वहाँ पे ये जाएगा सबसे पहले। तो इसमें 3 फेज होती है, एलिमेंट्रिक फेज होती है, लिम्फेटिक फेज होती है, वेरमेक फेज होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री फेज में क्या होता है कि वायरस इंटेस्टाइन तक जाएगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा, ठीक है, तो वो होती है एलिमेंट्रिक फेज। लिम्फेटिक फेज होती है कि अब वायरस वहाँ से मल्टीप्लाइज होकर इस लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, ठीक है, इंटेस्टाइन सब लिम्फेटिक सिस्टम चला गया। और वायरमिक फेज होती है कि अब वायरस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे नर्व्स को, न्यूरॉन सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट्री फेज आएगी क्योंकि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही जाएगा, तो वहाँ पे ओरोफेरेंजियल और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाएगा वायरस स्प्रेड टू द टॉन्सिल एंड मल्टीप्लाइज इन द पेरस पैचेज, जो कि पेरस पैचेज कहाँ होते हैं, इलियम में होते हैं। पेरस पैचेज कहाँ होते हैं, इलियम, जो कि एक ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो इलियम के में पेयर्स पैचेज होते हैं, वहाँ पे ये वायरस जो होता है स्प्रेड होता है, वो सर्वाइकल में जाता है, और मेसेंट्रिक नर्व्स होती है जो कि जहाँ पे हमारा एब्डोमिनल पार्ट अटैच होती है,
मेसेंट्रिक नर्व में जाएगा और मेसेंट्रिक नर्व से वो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। यहाँ पे पोर्टल सिस्टम भी होती है, ठीक है। तो वो अब जो वायरस है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, जो हमारे बॉडी में है, वो इंटेस्टाइनल सिस्टम से अब धीरे धीरे पेयर्स पैचेस से होते हुए सर्वाइकल की तरफ जाएंगे और मेसेंट्रिक सिस्टम में चले जाएंगे। यानी अब धीरे धीरे वो वायरस जो है अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करना शुरू कर देंगे और मतलब अदर ऑर्गन को इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। यानी इंटेस्टाइन से वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए तो लिम्फ नोड में भी जाएंगे, ठीक है। लिम्फ नोड से फिर वो हमारे लंग्स मसल्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आती है वायरेमिक फेज। वायरेमिक फेज में दो चीज़ें होती है कि नो फर्स्ट स्प्रेड ऑफ वायरस इज सिम्टोमेटिक एंड माइल्ड फेबल अनडिफ्रेंशिएटेड इलनेस। क्या होगी कि हो सकता है कि लिम्फेटिक फेज तक आने के बाद वायरेमिक फेज में क्या होगी कि वो ज़्यादा स्प्रेड ना करे और एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स दे, ठीक है, कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स ना दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो न्यूरोलॉजिकल फेज में चला गया, वहाँ से लिम्फेटिक फेज से मतलब लिम्फ नोड को अफेक्ट करने के बाद, कुछ ऑर्गन को अफेक्ट करने के बाद अगर वो न्यूरॉन सिस्टम में चला गया, मतलब कि अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला गया, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में चला गया, तो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल फेज आ जाएगी और उसमें वायरस जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को अफेक्ट करेंगे और पैरालिसिस होगी, ठीक है। एक बार समराइज करती हूँ। सबसे फर्स्ट था एलिमेंट्रिक फेज। एलिमेंट्रिक फेज में हो क्या रहा था कि हमारे जो शरीर में वायरस कैसे जा रहे थे, तो वायरस जा रहे थे सबसे फर्स्ट हम कुछ खा रहे थे पी रहे थे उसके थ्रू, ठीक है, तो वो हमारे म्यूकोसा वगैरह में जा रहे थे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। फिर उसके बाद वहाँ से वो लिम्फेटिक फेज आती है, वो वायरस वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं म्यूकोसा लेयर में और पेयर्स पैचेस से होते हुए वो हमारे मेसेंट्रिक सिस्टम में जाते हैं। मेसेंट्रिक सिस्टम में मेसेंट्रिक नर्व्स होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी होती है, वो आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से वो लिम्फ नोड इंटरनल ऑर्गन अदर भी ऑर्गन को, ब्लड सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करती है। फिर आती है वायरेमिक फेज। वायरेमिक फेज में होता है कि हो सकता है कि वहाँ के बाद वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो और वो कुछ एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स दे, जैसे नॉन पैरालिटिक सिम्टम्स दे दे, एबॉटिक सिस्टम दे दे, लेकिन पैरालिसिस नहीं हो रहा है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वहीं वायरेमिक फेज से न्यूरोलॉजिकल फेज में आता है तो इसका मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला गया वायरस, अब वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, जिसके बाद पैरालिसिस हो रही है, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ठीक है, 8 to 12 डेज ऑफ एक्सपोजर, रेंज 5 to 35 डेज, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, हम लोग देख चुके इंटेस्टाइन को कर रहा है, तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एनोरेक्सिया से भूख नहीं लगेगी, वोमिटिंग होगा, नोजिया होगी, हेडेक होगी, सोर थ्रोट होगी, स्टिफनेस ऑफ नेक या बैक मसल्स में पेन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही है, तो ब्रेन से क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाएगी, फ्लैसिड पैरालिसिस भी हो रही है इसमें, ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्लैक्सेस, जब हमारे मसल्स स्टिफनेस आ जाएगी तो मसल्स स्पैज्म होगी तो रिफ्लैक्सेस नहीं हो पाएंगे अच्छे तरीके से। पैराथेसिया हो जाएगी, टिंगलिंग फीलिंग ऑफ लेग्स, मतलब ऐसे जैसे नहीं लगता है कि कभी कभी हमारे पैरों में कोई ऐसे चुट्टी रहा, मतलब ऐसे कोई कर रहा हो, टिंगलिंग मतलब जैसे सेंसेशन धीरे धीरे ख़त्म होना, ठीक है, वो चीज़। मसल स्टोन एक होगी, मसल्स मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, ठीक है, मसल्स पेन होंगी, पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो उससे याद रखिए क्या क्या चीज़, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकती है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है तो हेडेक हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मसल्स को इफेक्ट कर रही है तो रिफ्लैक्सेस जा सकती है मसल्स की, टिंगलिंग फीलिंग हो सकती है, ठीक है, मसल्स पेन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगी किन किन चीज़ों को इफेक्ट कर रही है, उनसे इफेक्ट होने पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, उससे से आपको इफेक्ट याद करनी है। पहला इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रही है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, दूसरा कि हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही है तो क्या होंगी, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, थर्ड हमारे ब्रेन हो गया, ये हो गया, और थर्ड हमारे मसल्स को इफेक्ट कर रही है, हमारे शरीर के मसल्स को, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इससे याद करेंगे तो आप एटलीस्ट 6 से 8 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख लेंगे, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, तो ओरोफिकल रूट हम लोग देख चुके हैं, बाई कफिंग स्नीजिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कफिंग स्नीजिंग से याद आ गया कि आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि सोर थ्रोट वगैरह हो सकती है इसमें, ठीक है। नॉट वॉशिंग हैंड आफ्टर गोइंग द बाथरूम वगैरह जाने के बाद, मतलब डेसिफिकेशन करने के बाद हम हैंड वॉश वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उससे भी हो सकती है। कंटामिनेटेड वाटर वगैरह ले रहे हैं उससे भी हो सकती है। ईटिंग फूड दैट टस्ट बाई कंटामिनेटेड, मतलब जिसमें कंटामिनेटेड वाटर फूड से रिलेटेड हो, ठीक है। हम स्विमिंग वगैरह भी अगर कंटामिनेटेड वाटर में कर रहे हैं तो भी हो सकता है। बाई क्लोज कॉन्टैक्ट,
ठीक है। जहाँ स्नीजिंग और कफिंग वहाँ क्लोज कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से हम पता करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसकी मसल्स की कितनी पावर है, मसल्स की रिफ्लेक्सेज है या नहीं, मसल्स में मतलब उसकी नर्व सेंसेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। फिर सेल का कल्चर देख सकते हैं, वायरस का कल्चर, ठीक है। वायरल कल्चर हम कर सकते हैं। वायरल कल्चर हम कहाँ से करेंगे, सोर थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, थ्रोट स्वैब ले सकते हैं क्योंकि हम कफिंग और स्नीजिंग से ये फैल रहा है। CSF ले सकते हैं क्योंकि CSF बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि CSF सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, तो हम स्पाइनल फ्लूइड ले सकते हैं, CSF फ्लूइड, ठीक है। फीसेस से, ये हमारे ओरोफिकल को अफेक्ट कर रही है तो फीसेस से भी ले सकते हैं। PCR करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR करेंगे, RT-PCR इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें RT-PCR क्योंकि ये रिवर्स RNA वायरस है तो RT-PCR करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, CSF टेस्टिंग करेंगे, CSF मतलब जो स्पाइनल फ्लूइड लेंगे वो। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, एंटीबॉडी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वायरस एंटीबॉडी टेस्टिंग भी हो सकती है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम्स क्या क्या आएंगे इसमें, कि पोलियो किसी को हो गया तो उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो यूजुअली ऑकर 15 to 40 ईयर्स, ऐसे केसेज होती है कि मतलब 15 से 40 ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन एंड रिकवरी। मतलब ये जो सिम्टम्स आएंगे पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, जो भी सिम्टम्स आएंगे वो लगभग बचपन में पोलियो होगा, उसके बाद वो 15 से 40 साल के बाद वो फिर से मतलब सिम्टम्स नज़र आएंगे, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आएंगे जिसमें क्या होने लगेगा, धीरे धीरे नर्व सेल जो होगा डेटेरियोट होने लगेगा, धीरे धीरे नर्व सेल मतलब डैमेज होना शुरू हो जाएगी, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें सेंसेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स अगर डैमेज होगा तो हमारी जो एक्शन है बॉडी की वो, तो हम कोई भी मान लेते हैं कि हाँ कोई पिंच करता है तो हम ऐसे हाथ हटाते हैं, झटके से हाथ हटाते हैं, तो हम हाथ हटाते हैं तो हमारा मोटर न्यूरॉन काम करता है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, ठीक है, उसमें मतलब कमी आने लगी, मोटर न्यूरॉन की फंक्शन में लॉस होने लगेगा। लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ धीरे धीरे लॉस होने लगी, डिसफंक्शन होने लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट पेन वगैरह हो सकती है, ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम बचपन में हो रही थी वो प्रॉब्लम 15 से 40 साल के बाद वो धीरे धीरे नज़र आने लगेगी, लेकिन थोड़ी सी सीवियरिटी कम रहेगी, थोड़ी कम लेकिन नज़र आएंगी। वो नर्व सेल को हमारे डैमेज कर सकता है, जैसे पहले मसल्स पेन वगैरह हो रहे थे, मसल्स के टोन, मसल्स की स्ट्रेंथ में डिफ़िकल्टी आ रही थी, उसमें लॉस आ रहा था, वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी फिर से, ठीक है। वो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा था क्योंकि लंग्स के मसल्स को भी अफेक्ट कर रहा था, तो वो भी चीज़ें होने लगेंगी। वो हमें स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से जो पहले पढ़ा उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसमें देते हैं, ठीक है, रिलीफ पेन करने के लिए, डिक्रीज इन्फ्लामेशन। अब क्या है कि ये वायरल डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज में हम क्या करते हैं कि उसके सिम्टम्स पे काम करते हैं, जो सिम्टम्स हमें दिखलाई दिया उस पर काम करेंगे। फीवर हो रहा है तो फीवर को रिड्यूस करना चाहेंगे, पेन हुआ तो एनाल्जेसिक दे देंगे, फीवर हुआ तो एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, ठीक है, ये चीज़ें। पेन हुआ तो एंटीपायरेटिक, प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे क्योंकि इसमें मसल्स का स्ट्रेंथ कम होता है, तो थोड़ी प्रॉपर बेड रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पैरालिसिस होगी तो मसल्स स्ट्रेंथ को रीस्टोर करने के लिए, उसके फंक्शन को रीस्टोर करने के लिए हमें फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मसल्स पेन वगैरह होता है तो हम हॉट मॉइस्ट पैक वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर मसल्स स्पाजम, जो मतलब स्टिफनेस हो रही है मसल्स में, उसको कम करने के लिए हॉट पैक वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट है तो नर्सिंग मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइंट एबल टू इम्प्रूव एंड मेंटेन न्यूट्रिशन डाइट, इसमें न्यूट्रिशन डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट कर रहा है, तो इंटेस्टाइन से हमें क्या रिलेट करना होगा कि हमारे न्यूट्रिशन डाइट फ्लूड को मेंटेन किया जाए इसमें, ठीक है। इसमें फीवर हो रही है तो थर्मो रेगुलेशन होना ज़रूरी है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है। इसे पेन हो रहा है, पेन होने में हम क्या करते हैं, हॉट कंप्रेशन वगैरह लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पेन को रिलीफ हो। मॉनिटरिंग एयरवे, इसमें ब्रीदिंग सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है, तो एयर वगैरह को मॉनिटर करेंगे अगर सीवियर कंडीशन हो रही है तो। मोबिलाइज द पेशेंट को हम ये नहीं कि आप दिन भर बेड पे लेटा रहेंगे, उसके हाथ पैर को चलाएंगे, उसे मोबिलाइज करेंगे ताकि मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एक्सरसाइज कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों पे हम उसकी फैमिली और पेशेंट को एजुकेट करेंगे, ठीक है। आप ये चीज़ें लिख सकते हो सारी, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेट करके, ठीक है।
डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो रही थी, अगर मान लेते किसी को निगलने में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ बड़े-बड़े बाइट तो नहीं देंगे ना कि एक साथ पूरे खा लो, नहीं। उसे क्या करेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंटली मिल्स देंगे और छोटे-छोटे बाइट देंगे, मतलब थोड़े-थोड़े खाना देंगे। और खाने के साथ हम उसका फ्लूइड मतलब सॉलिड डाइट को कम करेंगे, थोड़ा फ्लूइड डाइट ज़्यादा देंगे, ठीक है। फ्लूइड इंटेक को ज़्यादा करेंगे और डाइट में हम ज़्यादा फ्लूइड डाइट देंगे ताकि वो ईजिली स्वेल कर सके, ईजिली उसे निकल सके। फ्लूइड डाइट ज़्यादा देंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन, पोलियो, पल्स पोलियो ड्रॉप वगैरह होती है, इम्यूनाइजेशन होती है, ठीक है। इसका वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में आईपी भी होती है, ओपी भी होता है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, 2 तरह की होती है, ओपीवी और आईपीवी। आईपीवी का भी 3 डोज होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि 1 से 2 मंथ के इंटरवल पे दी जाती है, ठीक है। 1 से 2 मंथ के इंटरवल पे ये तीनों डोज दी जाती है। और जो 4th डोज है वो 6 to 12 मंथ की इंटरवल पे दी जाती है आफ्टर 3rd डोज। मतलब कि पहला डोज दिए जनवरी में, दूसरा डोज हम फरवरी में, तीसरा डोज मार्च अप्रैल तक ख़त्म कर लिए तीनों डोज, और फिर वहाँ से 6 महीने बाद चौथा डोज देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी ओपीवी का 3 डोज होता है, 1 मंथ के इंटरवल पे दी जाती है। फर्स्ट डोज इन्फेंट्स 6 वीक, पहला डोज कब दी जाती है, जब बच्चा 6 हफ्ते का हो, ठीक है। इसमें भी बूस्टर डोज होती है, जो कि 12 से 8 मंथ का जब बच्चा हो तब ये रिकमेंडेड की जाती है। नहीं सॉरी, 12 से 18 मंथ के बाद जब तीसरा डोज इसमें दिला जाएगा, 3rd डोज देने के 12 से 18 मंथ के बाद बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है, ओपीवी का। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि ईयरली डायग्नोसिस हो जाए, में प्री फेज में डायग्नोसिस हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये रहा पोलियोमाइलाइटिस का लेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में। तो आपको ये नोट्स और लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।